हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी दोस्तों को और स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं एमपी यादव आप सभी बंधुओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पॉलिटी में अध्ययनरत थे। हमने भारतीय संविधान की प्रियम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका के बारे में विस्तार से चर्चा की। गूढ़ और गहन तथ्यों के माध्यम से हमने प्रस्तावना को समझने का प्रयत्न किया। उसके पश्चात अब हम संविधान में जो प्रमुख हमारे भाग हैं, 22 भाग हैं दोस्तों, उनमें इम्पोर्टेंट भाग हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। जो जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उनमें निहित जो भी बातें हैं उसको हम ध्यानपूर्वक देखने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम भाग 1 देखते हैं। भाग 1 और इसका संबंध है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इससे संबंधित है भाग 1 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में विस्तार पूर्वक बातें बताई गई हैं। तो भारतीय संविधान का भाग जो 1 है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसके जो संवैधानिक उपबंध हैं अनुच्छेद 1 से 4 तक किए गए हैं। तो इन सभी के बारे में हम क्रमबद्ध रूप से हम देखेंगे। सबसे पहले हम अनुच्छेद 1 को देखते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बातें बताई गई हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो बात हम टॉपिक में देख रहे हैं वही बात हमें अनुच्छेद 1 में भी देखने को मिल रही है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख, और इसमें क्या कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा दोस्तों। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये बात किसमें बताई गई है? भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, उसमें ये बात बताई गई है, लिखी गई है। यानी भारत के नाम मिलते हैं 2 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में, भारत या फिर इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। यही बात अंग्रेजी में लिखी गई है। इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of India, यूनियन ऑफ इंडिया। ये लीजिए, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और अंग्रेजी में बात इंडिया दैट इज भारत shall be a यूनियन ऑफ इंडिया, ये बात हमें अनुच्छेद 1 में दृष्टिगत होती है दोस्तों। इसमें देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया कहा गया है, भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। और इसमें आपको दिखाई भी देता है यूनियन ऑफ इंडिया, राज्यों का संघ। तो देखिए दोस्तों, संघ के लिए 2 शब्द आते हैं। एक तो आता है फेडरेशन, क्या आता है? फेडरेशन, और एक आता है यूनियन। इन दोनों का ही अर्थ क्या होता है? संघ होता है। लेकिन जो फेडरेशन शब्द है, इसका अर्थ होता है ये किसी समझौते का परिणाम,
समझौते का क्या है, परिणाम है, जबकि आपको पता है भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। और यूनियन का मतलब ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। यूनियन का मतलब क्या होता है, अनश्वर, जो कभी खत्म होने वाला संघ, कभी खत्म होने वाला नहीं ऐसा संघ। तो भारत में फेडरेशन को मान्यता नहीं है, किसको मान्यता है दोस्तों, यूनियन को मान्यता है। यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है किसको, सॉरी, यूनियन ऑफ इंडिया देख रहे हैं हम यहाँ, यूनियन ऑफ स्टेट आएगा, क्या आएगा, यूनियन ऑफ स्टेट। सॉरी, थोड़ी मिस्टेक हो गई दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। तो देखिए संघ के बारे में दो शब्दावली, या तो फेडरेशन या फिर यूनियन। फेडरेशन का अर्थ होता है समझौते का परिणाम, जबकि आपको पता है भारत राज्यों का संघ है, राज्यों के मध्य समझौते का जो परिणाम है वो भारतीय संघ नहीं है। भारतीय संघ क्या है, यूनियन, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो भारत को क्या बताया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, विनाशी, विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यानी कहने का मतलब भारत में जो राज्य हैं वो तो विखंडित हो सकते हैं, राज्यों का बंटवारा हो सकता है, एक राज्य से दूसरा राज्य बन सकता है, दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया जा सकता है, लेकिन जो संघ है उसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता। ये शब्दावली आपको मिलेगी किसमें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में देखने को मिलेगी। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है किसको, भारत अर्थात इंडिया को। ठीक है दोस्तों, यह बात आप समझ गए होंगे इतनी। उसके बाद में जो आगे बात आती है वो देखिए, संविधान सभा के एक सदस्य थे, नाम था महबूब अली। क्या नाम था, महबूब अली बेग। संविधान सभा के एक सदस्य, नाम क्या था दोस्तों, महबूब अली बेग। उन्होंने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा और इन्होंने जो राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन के स्थान पर इन्होंने कौन सा शब्द, फेडरेशन शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा या प्रावधान रखा, जोड़ने का प्रस्ताव रखा। लेकिन दोस्तों ये क्या हो गया, अस्वीकार। क्या हो गया, अस्वीकार हो गया। किसने रखा, महबूब अली बेग ने। भारतीय संविधान, जब भारतीय संविधान की निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तो संविधान सभा के सदस्य थे महबूब अली बेग। इन्होंने जो ये यूनियन शब्द है, इस यूनियन शब्द के स्थान पर इन्होंने कौन सा शब्द जोड़ने का, फेडरेशन शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा, संशोधन रखा। लेकिन ये जो प्रस्ताव था वो संविधान सभा के द्वारा क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद में संविधान सभा के एक सदस्य थे एच.वी. कामत। क्या नाम था, एच.वी. कामत, हरि विष्णु कामत। इन्होंने संविधान सभा में ये जो शब्द दिख रहा है स्टेट, स्टेट शब्द के स्थान पर, स्टेट शब्द के स्थान पर, स्टेट शब्द के स्थान पर इन्होंने प्रदेश शब्द, प्रदेश शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा। लेकिन ये भी क्या हो गया दोस्तों, अस्वीकार। क्या हो गया, अस्वीकार। ये ध्यान रखेंगे आप। और एक सदस्य और थे, उनके बारे में भी देख लीजिए। संविधान सभा के एक सदस्य, नाम था महावीर त्यागी। क्या नाम था, महावीर त्यागी। काफ़ी एक्टिव मेंबर्स में इनका नाम भी आता है, महावीर त्यागी। इन्होंने क्या प्रस्ताव रखा,
प्रस्तावना का नाम आ गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या जोड़ा जाना चाहिए? सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होगी। सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होगी। आपको पता है ये बात प्रस्तावना के अंतर्गत आ गई है। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव, ऐसे कोई शब्दावली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रस्ताव भी क्या हो गया दोस्तों? अस्वीकार। क्या हो गया? अस्वीकार, यानी इसको भी क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। तो आप ध्यान रख लेंगे आराम से, मेरे ख्याल से कोई विशेष बातें नहीं है। अनुच्छेद 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ होगा। और कहने का मतलब भारत एक यूनियन है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। फेडरेशन शब्द का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, क्योंकि फेडरेशन का अर्थ होता है एक समझौते का परिणाम। तो दोनों में बातें समझा दी हैं। इसीलिए हमने भारतीय संविधान में फेडरेशन के स्थान पर कौन सा शब्द? यूनियन शब्द रखा है। तो इसका अर्थ होता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसके अलावा संविधान सभा के एक सदस्य महबूब अली बेग, इन्होंने यूनियन शब्द के स्थान पर फेडरेशन शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था, जो कि संविधान सभा के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया दोस्तों। इसके बाद में हरि विष्णु कामत, HV कामत साहब, इन्होंने स्टेट शब्द, यूनियन ऑफ स्टेट दिख रहा है आपको, इसके स्थान पर इन्होंने प्रदेश शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। ये भी क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। और संविधान सभा के जो सदस्य थे महावीर त्यागी, इन्होंने ये शब्दावली जोड़ने का प्रावधान रखा कि सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होगी। तो अंबेडकर साहब ने ये कहते हुए इसको खारिज कर दिया कि प्रस्तावना में इस प्रकार की शब्दावली का उल्लेख कर दिया गया है। उसके बाद में अब देखते हैं राज्यों, भारत क्या होगा? राज्यों का संघ। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ये बात हम देख रहे हैं। तो वर्तमान में भारत राज्यों का संघ ही है दोस्तों। आपको पता है वर्तमान भारत में 28 राज्य हैं। 28 क्या हैं? राज्य। और 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश। क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश। इन सभी को मिलाकर भारत क्या है दोस्तों? एक राज्यों का संघ है। ठीक है, उस संघ में शामिल हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहले 29 राज्य थे। जम्मू कश्मीर को पिछले गत वर्ष 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रभावी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के 2 भाग बना दिए गए हैं। दोनों भाग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कार्य करेंगे, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो 28 राज्य बसते हैं। और पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे दोस्तों। 7 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख जुड़ गया तो 9 हो गए। कुल मिलाकर 9 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए, लेकिन आपके सामने है 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसका कारण ये है कि दिसंबर 2019 में दादरा नगर हवेली, दमन और दीव संघ राज्यों का विलय जो संशोधन अधिनियम था वो लाया गया, और उसके अंतर्गत दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक जगह विलय कर दिया गया। उसके पश्चात भारतीय संविधान में वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत 8 केंद्र शासित प्रदेश ही हैं। ये आप ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। उसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 2। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 ये कहता है संघ में नए राज्यों का प्रवेश। संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये बात किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो अनुच्छेद 2 में ये बात स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना ये किसके द्वारा होगा?
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा? संसद द्वारा। संसद स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों, संसद विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा ऐसा कार्य करेगी। संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों या शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। ये बात लिखी हुई है किसमें? अनुच्छेद 2 में। तो संसद विधि के द्वारा इस प्रकार का कृत्य करेगी। संसद को अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो शक्ति प्राप्त है उसमें जो पहली बात है वो कौन सी है? पहली बात यही है, कौन सी? नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति। संघ में नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति। संघ में नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति। और जो दूसरी बात है संसद की शक्ति के अंतर्गत, संघ में नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। स्थापित करने की शक्ति। ये शब्दावली ध्यान रखेंगे आप। संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों पर या शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है, संघ में नए राज्यों को स्थापित कर सकती है। ये पावर किसके पास में है दोस्तों? संसद के पास में है। और इसका आप उदाहरण भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो भारतीय संसद ने कार्य किया वो 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन 1975 कब किया गया? 1975, 74 में किया गया था, लागू 75 में। 35वां संविधान संशोधन 1975। और इसके माध्यम से सिक्किम को, सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था, यहाँ चोग्याल वंश के राजाओं का शासन था। सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया, शहर राज्य का दर्जा। इस 35वें अमेंडमेंट के द्वारा 1975 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। अनुच्छेद 2A जोड़ा गया और संविधान में एक 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची। देखिए दोस्तों कितनी दिलचस्प बात आपके सामने आई है। आप सोच रहे हैं, जब हम अनुसूचियां पढ़ रहे थे तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो आपने बताया था कि 10वीं अनुसूची राजीव गांधी सरकार के द्वारा 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई, तल बदल संबंधी कानूनों से संबंधित। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि 35वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2A जोड़ा गया, अनुसूची 10वीं जोड़ी गई और सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया। ये क्या बात हुई? तो देखिए इसी व्यवस्था में आगे बदलाव होगा और 36वां, कौन सा? 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन ये 1975 में हुआ और इसके अंतर्गत क्या हुआ? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का क्या दिया गया? दर्जा। भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना दोस्तों? 22वां राज्य बना। और ये निश्चित किया गया किस अमेंडमेंट के द्वारा? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। और इसमें जो प्रावधान किया गया वो ये किया गया कि देखिए अनुच्छेद जो 2A था वो समाप्त किया गया, 10वीं अनुसूची समाप्त।
10वीं अनुसूची भी क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। हुई ना दिलचस्प। अब देखिए, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, अनुच्छेद जो भारतीय संविधान का 2 है, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना संसद करती है। संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों या शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। तो संसद को अनुच्छेद 2 के अंतर्गत 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त है, संघ में नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति और नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। उसी का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है कि भारतीय संसद ने 35वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम को सह राज्य का क्या दिया, दर्जा दिया, जबकि सिक्किम भारत का भाग नहीं था दोस्तों। यहाँ चोग्याल वंश के शासकों का लंबे समय तक शासन रहा है, स्वतंत्र था ये कहने का मतलब चीन का ध्यान भंग करने के दृष्टिकोण से ऐसा किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अनुच्छेद 2A भारतीय संविधान में जोड़ा गया, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, लेकिन अगले ही अमेंडमेंट यानी 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1975 में जो सिक्किम भारत का सह राज्य था, इसको पूर्ण राज्य बना दिया गया और ये भारत का 22वां राज्य बना। और जो 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 2A जोड़ा गया था, इसको समाप्त कर दिया गया। 10वीं अनुसूची को भी क्या कर दिया गया दोस्तों, समाप्त कर दिया गया। मेरे ख्याल से आपको अनुच्छेद 2 में कही गई बातों का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 3। उसके बाद में अगला जो आता है अनुच्छेद 3, उसमें क्या है, अनुच्छेद 3 में जो बातें हैं उसमें नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों अनुच्छेद 3 में। और ये सारा कार्य कौन करेगा, ये कार्य भी कौन करेगा, संसद। कौन करेगा, संसद द्वारा। अगर किसी नए राज्य का निर्माण करना है, किसी भारतीय भूभाग में किसी नए राज्य का निर्माण करना है, तो ये कार्य भी किसके द्वारा किया जाएगा, संसद द्वारा किया जाएगा। यानी भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी कार्य किया जाएगा, उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में। तो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है संसद। वर्तमान में जो राज्य हैं उन राज्यों के क्षेत्रों में, उनकी सीमाओं में और नामों में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। कौन, भारतीय संसद। इसके लिए भारतीय संसद को राज्य विधानमंडल की कोई बात अगर संसद के सामने रखी जाती है तो संसद उस बात को माने या न माने, कहने का मतलब ये कोई बाध्यता नहीं है। अगर मान लीजिए राजस्थान के किसी भूभाग को हमारी संसद मध्य प्रदेश को देना चाहती है, तो इसके लिए अगर हमारा राजस्थान राज्य विधानमंडल किसी प्रकार की कोई अनुशंसा करता है संसद को, तो जरूरी नहीं कि संसद उसकी बातों को माने ही, ठीक है, ये कोई बाध्यता नहीं है। कहने का मतलब संसद जो भी कार्य करती है अपने हिसाब से करती है, क्षेत्रीय एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए करती है। राज्य विधानमंडल की कोई बात की बाध्यता संसद स्वीकार नहीं करती है दोस्तों।
तो इसके लिए कह देंगे संसद द्वारा राज्य विधानमंडल की बातों को स्वीकार करना ये कोई बाध्यता नहीं है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कौन कौन से कार्य संसद कर सकती है? तो देखिए, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का क्या कर सकती है? निर्माण कर सकती है। संसद विधि के द्वारा कानून बनाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। आपको पता है संसद ने समय समय पर नए राज्यों का गठन किया है। नए राज्यों का गठन कह सकते हैं, नए राज्यों का निर्माण कह सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान राज्य की सीमा में परिवर्तन, वर्तमान राज्य की सीमा में क्या कर सकती है? संसद परिवर्तन कर सकती है। सीमा में वृद्धि कर सकती है, सीमा किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है, सीमा में कमी कर सकती है और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये सारी शक्ति प्राप्त है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। किसको? संसद को। ये शायद बात आप विशेष रूप से समझ गए होंगे। ये सारा कार्य कौन करती है? संसद करती है, यानी संसद को ये पूर्ण शक्ति प्राप्त है। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। संसद अगर इस प्रकार का कोई करते करती है तो राज्य विधानमंडल अगर किसी बात की अनुशंसा करता है तो उस अनुशंसा को स्वीकार करना या न करना ये किसके ऊपर निर्भर करता है? संसद के ऊपर निर्भर करता है। संसद के लिए इस बात की कोई बाध्यता नहीं है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद कौन कौन से कार्य कर सकती है? तो नए राज्यों का गठन कर सकती है, वर्तमान में जो राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है, वर्तमान राज्य की जो सीमा है उसमें वृद्धि कर सकती है, वर्तमान राज्यों की सीमाओं में कमी कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये पूरा अधिकार दिया गया है। उसके बाद में अगला जो हमारा पार्ट आता है दोस्तों, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 भाग 1 देख रहे हैं हम, और भाग 1 के अंतर्गत ये चौथा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 4 में क्या बताया गया है कि देखिए ध्यानपूर्वक, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में संसद द्वारा किए गए कार्यों पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। प्रक्रिया लागू नहीं होगी। ये बात लिखी हुई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में कि अगर भारत की संसद ने अनुच्छेद 2 और 3 में किसी भी प्रकार का कोई कार्य किया है, अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत कोई कार्य किया है, तो उसके ऊपर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। यानी अनुच्छेद 368 का मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और उसका उल्लेख करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368। ठीक है, तो ये कहने का मतलब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी कार्य होगा ये सामान्य बहुमत, सामान्य कह सकते हैं या कह सकते हैं साधारण बहुमत से होगा। किससे होगा दोस्तों? साधारण बहुमत से होगा। ठीक है, अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी कोई कार्य किया जा रहा है तो उसके ऊपर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। इसके अंतर्गत जो भी कार्य किया जाएगा वो सामान्य या साधारण बहुमत से होगा। अब कैसे होगा देखिए दोस्तों, अब हम
आपको अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया समझाते हैं, तभी आप इस चीज़ को बारीकी से समझ पाएंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन दोस्तों कितने प्रकार से होता है? संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है। संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। देखिए, संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है। एक होता है साधारण बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुमोदन से। मेरे ख्याल से दोस्तों आप समझे होंगे आराम से। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में। वैसे संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। एक साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत और तीसरा विशेष बहुमत साथ में आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा उस विधेयक को क्या मिलनी चाहिए? स्वीकृति यानी अनुमोदन मिलना चाहिए। अगर बात करें हम अनुच्छेद 368 की, अनुच्छेद 368 की, तो इसके अंतर्गत जो संविधान संशोधन होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। ठीक है, संविधान संशोधन 3 प्रकार का होता है, लेकिन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के संविधान संशोधन कितने प्रकार का होता है? प्रश्न केवल शब्दावली का फर्क है दोस्तों। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक विशेष बहुमत और दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन द्वारा। अब देखिए इनके बारे में जानकारी हम देखते हैं। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत क्या होता है? तो सबको पता है, किसी प्रस्ताव को सदन में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना। कोई प्रस्ताव है दोस्तों, उस प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। साधारण बहुमत से अगर किसी को पारित करना है तो उस प्रस्ताव को सदन में जो उपस्थित संख्या है, उपस्थित सदस्यों के बहुमत से उसको क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। यानी बिना किसी परेशानी के, बिना किसी जोर आजमाइश के अगर कोई विधेयक पारित हो जाता है तो ऐसा जो संशोधन कहलाता है वो साधारण बहुमत कहलाता है। इसका उदाहरण आप बता सकते हैं, ऐसे कौन से प्रस्ताव हैं जो साधारण बहुमत से पारित होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद
3। हमने पढ़ा था दोस्तों अभी अभी अनुच्छेद 2 में संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में अभी हमने पढ़ा नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन, ये सीमाओं में वृद्धि, सीमाओं में कमी, ये सारा का सारा जो कार्य करती है वो संसद करती है। इसके लिए 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। जो काम होता है अनुच्छेद 2 और 3 में वो साधारण बहुमत से होता है। हम पढ़ रहे हैं क्या? साधारण बहुमत। तो ये जो काम होगा वो साधारण बहुमत से होगा। और साधारण बहुमत से एक कार्य और होता है, किसी राज्य में विधान परिषद, विधानमंडल का नाम आया, विधान परिषद का गठन या समाप्ति की प्रक्रिया किस बहुमत से होती है? संसद के साधारण बहुमत से होती है। समझ गए होंगे दोस्तों। साधारण बहुमत ये उदाहरण है, किसी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन करना है तो उस राज्य की जो विधानसभा है वो अनुशंसा करती है और संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन भी कर सकती है, और अगर समाप्त करना हो तो उसी प्रक्रिया से समाप्ति भी कर सकती है। ये था साधारण बहुमत, सामान्य बहुमत। उसके बाद में आता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का क्या तात्पर्य होता है दोस्तों? इसके अंतर्गत किसी प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना, ये होता है दोस्तों क्या? विशेष बहुमत। थोड़ा सा जटिल है, शायद ऐसी शब्दावलियों में से प्रश्न आपके रीट, पटवार, ग्राम सेवक जो वैकेंसीज होती हैं उसमें इस प्रकार की शब्दावली डाल दी जाती है। 4 ऑप्शन डालते हैं कोई भी, जैसे प्रश्न डाल दिया कि नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए मूल अधिकारों में संसद जो संशोधन करती है उसका प्रावधान किस प्रकार से है, तो वहाँ पर आ जाएगा साधारण बहुमत। उसके पश्चात सदन की कुल सदस्य संख्या की बहुमत से। उसके पश्चात तीसरा जो आएगा वो आएगा किस प्रकार से? सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित लोगों के 2/3 बहुमत से। और उसके पश्चात क्या आएगा? सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से। तो आपका उत्तर क्या होगा? अभी जो चौथा बताया है, सदन की कुल सदस्य संख्या की बहुमत, उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आप शायद इस प्रक्रिया को नहीं समझे होंगे। क्या है एग्जाम्पल? ये कह रहा है किसी प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या, तो सदन जैसे हम लोकसभा लेते हैं 543, सदन की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543 के बहुमत, 543 का बहुमत, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो ये होगा दोस्तों 272। कितना होगा? 272। सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित, मान लीजिए किसी दिन लोकसभा में सदन में
लोकसभा सदन में 370 सदस्य उपस्थित हैं। कितने सदस्य उपस्थित हैं? 370 सदस्य उपस्थित हैं और इनमें से 10 ने मतदान में भाग नहीं लिया। किसी दिन लोकसभा सदन में 370 सदस्य उपस्थित हैं, इनमें 10 ने मतदान में भाग नहीं लिया, तो बच गई कितनी सदस्य संख्या? 360। ठीक है, 300 यहाँ उपस्थित कह रहा है, उपस्थित कितने हैं? 370। वह मतदान करने वाले, तो मतदान करने वाले कितने हैं? 10 मतदान में भाग ही नहीं ले रहे हैं, तो 10 को कम कर देंगे तो कितने भाग ले रहे हैं? 360। और 360 का 2/3 कितना होता है? ये होता है 240। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे अगर कोई प्रस्ताव सदन में पारित होता है तो पहली बात तो यहीं पर पारित हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी प्रस्ताव को पारित कर रहे हैं तो कुल सदस्य संख्या ही ज़्यादा है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत ही 272 हो रहा है, तो उसके पश्चात यहाँ 240 तो इससे कम है, ज़्यादा कौन सा है? 272 है। तो विशेष बहुमत में ये भी किसी प्रस्ताव को यहाँ पर भी क्या मान लिया जाता है? पारित मान लिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, किसी प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना, ये होता है अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत विशेष बहुमत। और इसका उदाहरण है क्या? एग्जाम्पल आप देख लेंगे यहाँ पर। उदाहरण, डीपीएसपी यानी नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन अगर करना हो तो इसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की विशेष बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये था दोस्तों आपका विशेष बहुमत। उसके बाद में आता है आपका थर्ड पार्ट, विशेष बहुमत प्लस आद्य राज्यों के विधानमंडल से अनुमोदन। अब इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? ये जो प्रक्रिया हम यहाँ देख रहे हैं, ये प्रक्रिया यहाँ पर भी लागू हो जाएगी, यहाँ पर भी क्या होगी? लागू होगी। सेम वही प्रक्रिया है, बात तो वही है, विशेष बहुमत, यहाँ भी बात वही है, विशेष बहुमत। तो इस प्रकार की प्रक्रिया तो लागू होनी ही है। इसके अलावा क्या होगा? आद्य राज्यों के विधानमंडल द्वारा उस विधेयक को क्या मिलना चाहिए? अनुमोदन या स्वीकृति मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रख लेंगे, प्लस आद्य राज्यों द्वारा अनुमोदन, विधानमंडल द्वारा क्या हो जाएगा? उसका अनुमोदन। यानी कोई बिल, अगर कोई विधेयक लाया जाता है तो अगर 368 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है तो विशेष बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उसके पश्चात राज्य विधानमंडल के पास में जाएगा। आद्य राज्यों के विधानमंडल अगर उसके ऊपर अपना अनुमोदन, अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो उसके पश्चात वो विधेयक क्या हो जाता है? पारित होने के लिए राष्ट्रपति के पास में जाता है, राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देता है तो कानून का रूप, अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत और आद्य राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से स्वीकृत होती हैं? तो यहाँ हम उसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण
राष्ट्रपति, थोड़ा डिफिकल्ट है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव करना हो, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में कोई बदलाव करना हो, ये बातें संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के दायरे में आएंगी। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन से अगर वो स्वीकृत होता है तभी इस प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है। उसके बाद में संघ या राज्य की कार्यपालिका शक्ति में बदलाव, कार्यपालिका शक्ति में बदलाव, ये भी किस आधार पर होगा, जो हम देख रहे हैं तीसरा पार्ट। चौथा आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में संशोधन, क्षेत्राधिकार में संशोधन, क्षेत्राधिकार में संशोधन। उसके बाद में अगली जो बात आती है वो ये है, नंबर जो 4 है वो क्या है, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची के विषयों में संशोधन। और एक और देख लीजिए आप, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना होगा, अगर इसमें बदलाव करती है तो संसद अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल से अनुमोदन करने के पश्चात इस प्रकार का बदलाव किया जा सकता है। मेरे ख्याल से दोस्तों आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। 2 बार देखेंगे इस बात को तो आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत कितने प्रकार से हो सकता है, तो 2 प्रकार से। वैसे संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात। साधारण बहुमत क्या होता है, किसी प्रस्ताव को सदन में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना। ऐसी प्रक्रिया अनुच्छेद 2, 3 के अंतर्गत की जाती है। और किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो, उसकी समाप्ति करना हो तो साधारण बहुमत से कार्य किया जा सकता है। विशेष बहुमत का दूसरा जो पार्ट है वो किस प्रकार से है, किसी प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना। इसका उदाहरण है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए मूल अधिकारों में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। और उसके बाद में अगला जो पार्ट आता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानमंडल द्वारा अनुमोदन से। तो सेम यही प्रक्रिया जो मैंने यहाँ बताई है वो इसमें भी लागू होगी। तीसरे वाले पार्ट में उसमें ये शब्द और जुड़ जाएगा, आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है। आधे राज्य जो अनुमोदन करते हैं इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, 6 महीने भी 12 महीने भी हो सकते हैं। आधे राज्य अनुमोदन करें, नहीं कर पाते हैं कई बार समय पर, तो इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। और इसके लिए उदाहरण कौन कौन से हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में अगर कोई संशोधन करना हो तो उसके लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कोई संशोधन करना हो तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। संघ राज्य की कार्यपालिका शक्ति में अगर किसी प्रकार का कोई बदलाव करना हो तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में अगर किसी प्रकार का कोई संशोधन करना हो तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। 7वीं अनुसूची के विषय के संदर्भ में अगर किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। और उसके पश्चात संसद में राज्यों का कितना प्रतिनिधित्व होगा, इसके लिए भी ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। देखिए दोस्तों, इसमें एक मोस्ट बात है,
अनुच्छेद 4 के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं। बीच में मैंने ये पार्ट आपको बता दिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत। इसमें हम एक बात देखेंगे, अनुच्छेद 4 में ये बात बताई गई है, अनुच्छेद 4 कि अगर भारत अपनी भूमि किसी अन्य देश को, किसी अन्य राष्ट्र को देना चाहे तो उसके लिए विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन करना होगा। ठीक है, और इसके लिए राज्यों की आवश्यकता नहीं है। अभी हमने देखा था ना, आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुमोदन मिलना चाहिए। यहाँ पर इस विशेष बहुमत में राज्यों की आवश्यकता जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, अभी के लिए हम इतना ही देखेंगे। उसके पश्चात हम अगली जो नेक्स्ट क्लास है उसमें बीच में एक टॉपिक राज्य पुनर्गठन से संबंधित एक टॉपिक है, उसको भी देख लेंगे।